जैज, बोलती हुई बिल्लियां और ऐसी दुनियाएं जो हमारी दुनिया के ठीक बगल में मौजूद हैं। ये सब हारुकी मुराकामी की कहानियों के कुछ हिस्से हैं। तो चलिए आज हम समकालीन साहित्य के सबसे अनोखे और मशहूर लेखक की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मुराकामी के इसी एक विचार से शुरुआत करते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है, ये उनकी कला का पूरा सार है, जहां लिखना एक काम नहीं बल्कि एक तरह का ध्यान बन जाता है, एक मेडिटेशन। लेकिन देखिए, हारुकी मुराकामी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक कल्चरल फिनोमिनन। तो चलिए देखते हैं कि उनका असर कितना बड़ा और गहरा है। 50 से भी ज्यादा, ये उन भाषाओं की गिनती है जिनमें मुराकामी की किताबों का अनुवाद हो चुका है। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी पहुंच कहां तक है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। उनकी कहानी शुरू होती है उन बिल्कुल अनोखे कल्चरल असर से जिन्होंने उन्हें जापानी साहित्य में एक बाहरी व्यक्ति या कहें तो एक आउटसाइडर बना दिया। ये उनकी शुरुआती जीवन की एक छोटी सी झलक है। देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि वो एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां जापानी साहित्य पढ़ाया जाता था, लेकिन उनका दिल हमेशा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ खिंचता रहा। और यही सारी चीजें हैं जो उन्हें अपने दौर के बाकी जापानी लेखकों से बिल्कुल अलग करती हैं। जैज संगीत के लिए उनका जुनून, अमेरिकी साहित्य के लिए उनका प्यार, यहीं से उनका वो खास आउटसाइडर वाला नजरिया बना। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक मशहूर लेखक बनने से बहुत पहले मुराकामी एक जैज क्लब चलाते थे, और ये दौर उनकी कला के लिए एक इनक्यूबेटर जैसा था, एक ऐसी जगह जहां शायद कहानियां हवा में ही तैरती थीं। जरा सोचिए, देर रात तक क्लब चलाना, लोगों और संगीत के बीच रहना, और फिर घर आकर सुबह होने से पहले किचन टेबल पर बैठकर लिखना। यही उनकी दुनिया थी, जहां असलियत और कला एक दूसरे में घुल मिल गए थे। तो ये सिर्फ म्यूजिक का शौक नहीं था, जैज की जो बनावट है वही उनकी लिखने की स्टाइल का आधार बन गई। एक लय, एक धुन, और सबसे जरूरी इम्प्रोवाइजेशन। उनकी कहानियां भी जैज की तरह ही हैं। आपको पता नहीं होता कि अगला मोड़ कहां आने वाला है। और अब आते हैं उस एक पल पर, उस एक लम्हे पर जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो पल जब ऐसा लगा मानो कायनात ने सीधे उनसे ही बात की हो। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है। टोक्यो का जिंगू स्टेडियम, एक बेसबॉल का मैच चल रहा है। एक अमेरिकी खिलाड़ी डेव हिल्टन बैटिंग के लिए आगे आते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बस कुछ ही पलों में कुछ बदलने वाला था। जैसे ही हिल्टन ने बॉल को हिट किया और एक डबल बनाया, मुराकामी को अचानक एक एहसास हुआ, एक बहुत ही साफ और गहरा ख्याल। मैं एक नॉवेल लिख सकता हूं। बस ये ख्याल जैसे आसमान से उतरा और उनके जहन में घर कर गया। और उस फैसले में कोई देरी नहीं थी। 29 साल की उम्र में उसी रात उन्होंने अपनी किचन की मेज पर बैठकर अपना पहला उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। तो उस रात एक उपन्यासकार का जन्म तो हो गया, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को सालों साल बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ख्याल काफी नहीं था, उसे अनुशासन चाहिए था। और यहीं पर मुराकामी की जिंदगी के दो सबसे बड़े जुनून एक साथ आ जाते हैं, लिखना और दौड़ना। मुराकामी का मानना बिल्कुल साफ है, एक लंबी किताब लिखना किसी सर्वाइवल ट्रेनिंग से कम नहीं है। इसके लिए दिमागी ताकत के साथ साथ जिस्मानी ताकत भी उतनी ही जरूरी है। ये एक मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। तो यहाँ उनकी जिंदगी के दो हिस्से हैं। एक तरफ लेखक जो हर सुबह 4 बजे अपने डेस्क पर होता है, दूसरी तरफ धावक जो मैराथन और अल्ट्रा मैराथन दौड़ता है। उनके लिए दौड़ने की ये मेहनत ही लिखने की दिमागी मेहनत को ताकत देती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आखिर है क्या मुराकामी की इस दुनिया में? चलिए अब उन थीमों को देखते हैं जो उनकी कहानियों को खास बनाती हैं और दुनिया भर के लाखों लोगों को उनसे जोड़ती हैं। उनकी ये किताबें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। नॉर्वेजियन वुड ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, तो वहीं द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल जैसी किताबों ने उनकी उस स्टाइल को और पक्का किया जहां असलियत और सपने एक हो जाते हैं। उनके ज्यादातर किरदार, उनके हीरो एक अकेले सफर पर होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाज में, दुनिया में थोड़ा कटा हुआ महसूस करते हैं, और यही अकेलापन उनकी कहानियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिससे पढ़ने वाले बहुत गहराई से जुड़ पाते हैं। मुराकामी की कहानियों में बीता हुआ कल कभी गुजरता नहीं, वो हमेशा लौट कर आता है और आज को ऐसे बदलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता, बिल्कुल किसी भूले हुए संगीत की धुन की तरह।
और यही तो उनका जादू है, सरियलिज्म का इस्तेमाल। ऐसी दुनिया जहां किरदार सपनों के अंदर चले जाते हैं, बिल्लियां बातें करने लगती हैं और अजीबोगरीब घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और इन सभी अजीब जादुई कहानियों के दिल में हमेशा किसी न किसी तरह का दुख, किसी का गायब हो जाना या किसी खोई हुई चीज की तलाश होती है। यही वो भावनात्मक हिस्सा है जो हमें अपनी जिंदगी और अपनी तलाश के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और अंत में यही सवाल रह जाता है जो शायद मुराकामी की हर किताब का निचोड़ है। इस अजीबोगरीब यात्राओं की दुनिया में हम सब असल में किस चीज़ की तलाश में हैं?